अपनी बात की शुरुआत एक घटना के साथ करता हूं और उसके बाद आज के विषय से अपन रूबरू होते हैं। और घटना इतनी सी है, कहते हैं एक स्कूल में जहां पर अधिकांश सब गोरे गोरे बच्चे थे, उनमें एक काला बच्चा भी पढ़ता था। काला बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आया। 2, 5, 10 दिन तो बच्चे उसको देखते रहे और धीरे धीरे, बच्चों का नियम होता है, अगर अधिकांश गोरे बच्चे हों और उसमें अगर कोई काला बच्चा आ जाए तो स्कूल के बच्चे उसका क्या नाम रखेंगे? बोलो तो फटाक से, क्या रखेंगे? जोर से बोलो तो। कालिया। और ऐसा ही हुआ, स्कूल के सारे बच्चों ने उसका नाम क्या रख दिया? कालिया। एक कालिया इधर आ। इतना ही नहीं, टीचर तक भी उसका नाम भूल गए। और जब सारे बच्चे कालिया 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 करते तो स्कूल के टीचर भी उसे कालिया कहकर ही बुलाने लगे। एक तो दिन बात हद हो गई, जब प्रार्थना चल रही थी और प्रिंसिपल ने भी जब उसको आगे बुलाना था तो एक कालिया आ गया। कालिया वास्तव में कालिया हो गया और वो कालू मन में हीन भावना से ग्रस्त हो गया कि यहां पर सब के सब गोरे गोरे बच्चे हैं, एक मैं काला हूं, यानी भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, किस्मत ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरे नसीब ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। और सच्चाई तो यह है, काले आदमी को दुनिया में कुछ भी बढ़ने का और होने का हक नहीं होता, क्योंकि मैं काला हूं। भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है तो मैं क्या कर सकता हूं? और धीरे धीरे वो कालिया मन से हतोत्साहित हो गया, मानसिक रूप से कमजोर हो गया, पढ़ाई में उसका मन न लगने लगा, अपने आप को हतोत्साहित करने लगा, अपने मन अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त करने लगा और उसे लगा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? बोलो तो। कालिया हूं, और कालिया होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लास में बैठता पर हीन भावना से ग्रस्त, बच्चों में खेलता पर हीन भावना से ग्रस्त, प्रार्थना में खड़ा होता पर हीन भावना से ग्रस्त, स्कूल से जाता तो हीन भावना से ग्रस्त होकर और स्कूल में आता तो हीन भावना से ग्रस्त होकर। और परिणाम यह निकल कर आया कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो गया और धीरे 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 कालिया के मन में बात घर कर गई, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता हूं क्योंकि मैं कालिया हूं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, मैं कालिया हूं। एक दिन संयोग के बाद जीवन में जागरण का दिन इंसान के जिंदगी में कब आता है? अरे कभी कोई सदगुरु जीवन में बनकर आता है और हमारी सोई हुई चेतना को जगा देता है। स्कूल के बाहर एक गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति आया और जब आधी छुट्टी थी स्कूल की तो बच्चे स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे। एक एक रुपये में एक एक गुब्बारा, एक एक रुपये में एक एक गुब्बारा, छोटा गुब्बारा 98 में और बड़ा गुब्बारा 1 रुपये में। और बच्चे गुब्बारे खरीदते जा रहे थे और गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति उन गुब्बारों में डोरियां बांध बांध कर बच्चों को दे रहा था। बच्चे गुब्बारे खरीदते, आसमान में उड़ाते, लाल गुब्बारे, हरे गुब्बारे, पीले गुब्बारे, नीले गुब्बारे, गुलाबी गुब्बारे, पूरा आसमान का आसपास का वातावरण गुब्बारों से भर गया। कालिये ने देखा, वो वहीं खड़ा था और उसने देखा कि क्या गजब है, ये गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति ने गुब्बारों में हवा भरता है, धागे बांधता है, बच्चे ले रहे हैं, आसमान में उड़ा रहे हैं। लाल गुब्बारा आसमान में जा रहा है, पीला, गुलाबी, नीला, हरा, सारे गुब्बारे आसमान में जा रहे हैं। और जब सारे बच्चे गुब्बारे खरीद के चले गए, स्कूल की घंटी बज गई, बच्चे अंदर चले गए, पर कालिया वहीं खड़ा रहा। और उस कालिये ने, उस कालू ने गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसकी अंगुली पकड़ी, कहा अंकल अंकल एक बात बताओगे, जैसे ये लाल गुब्बारा, जैसे ये हरा गुब्बारा, जैसे ये नीला गुब्बारा, जैसे ये पीला गुब्बारा, जैसे ये गुलाबी गुब्बारा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, क्या ऐसे ही काला गुब्बारा भी आसमान में जा सकता है? उस कालिये ने गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या ऐसे ही काला गुब्बारा आसमान में जा सकता है? गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति ने उस बच्चे को देखा, उसके काले रंग को देखा और देखकर उसको गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर कहा, बेटा जिंदगी भर याद रखना, दुनिया में कोई भी गुब्बारा रंग के कारण आसमान में नहीं जाता। जिंदगी भर याद रखना, दुनिया में कोई भी गुब्बारा रंग के कारण आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता। अरे जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी सारे गुब्बारे जा रहे हैं, विश्वास रख,
ऐसे ही काला गुब्बारा भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग से ऊपर नहीं जाता। गुब्बारा जब भी ऊपर जाता है तो उसके भीतर जो हीलियम गैस भरी रहती है, जो ताकत, जो शक्ति भरी जाती है, उस शक्ति के बलबूते गुब्बारा ऊपर जाता है। और बेटा, जिंदगी भर याद रखना, जैसे ये गुब्बारा ऊपर गया है, ऐसे ही इंसान अपने रंग से कभी भी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता। इंसान कभी भी अपने रंग से आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता। इंसान जब भी जिंदगी में ऊंचाइयों को छुआ करता है, अपने महान दिमाग, अपनी महान सोच, अपने महान लक्ष्य, अपने महान आत्मविश्वास के बलबूते आदमी आगे बढ़ा करता है। बेटा जा कालिया, तू जा। गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति ने उस कालिये के भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाया और उसे कहा कि जा, तू अपने दिमाग का विकास कर, अपनी सोच को महान बना, विश्वास रख, भगवान तेरे साथ होगा। कालिया, विश्वास रख, दुनिया में काले आदमी भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बशर्ते उनका दिमाग महान हो। कालिया स्कूल में आ गया, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, ऐसा लग गया कि एक दिन वही कालिया बढ़ते बढ़ते दक्षिण अफ्रीका का महान राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बन गया। जिंदगी में ईश्वर के द्वारा अगर हमें कोई अनमोल तोहफा मिला है, तो जितना महान ये जीवन हमारे लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया महान तोहफा है, उतना ही तोहफा हमारा दिमाग है, जो ईश्वर ने हमें तोहफे के रूप में दिया है। दुनिया में हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम चिड़िया की तरह आसमान में उड़ सकें। हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम किसी मछली की तरह 24 घंटा पानी में रह सकें। हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम हाथी की तरह किसी बहुत बड़े भार को ढो सकें। हमारे पास ये भी ताकत नहीं है कि हम किसी बाज की तरह और किसी बाघ की तरह नुकीले नाखून रख सकें। पर ईश्वर ने ताकत के तौर पर इंसान को वो अनमोल तोहफा दिया है कि जिसके चलते इंसान दुनिया का राजा बना हुआ है, दुनिया का शाह बना हुआ है, पूरे पृथ्वी ग्रह की महान शक्ति इंसान बना हुआ है, और वह इंसान को मिला हुआ कुदरत का महान तोहफा दिमाग। कल्पना करो हमारे हाथ पांव होते, कल्पना करो हमारा पेट होता, कल्पना करो शरीर के सारे अंग होते, पर एक मिनट के लिए कल्पना करके देखिए कि जिंदगी में ईश्वर ने सब कुछ दिया होता। अरबपति के घर में जन्म दिया होता, आलीशान कोठी में जन्म दिया होता, अरबों की संपत्ति का मालिक बनाया होता, खूबसूरत चेहरा दिया होता, अच्छे माँ बाप दिए होते, अच्छे परिजन दिए होते, ताकतवर शरीर दिया होता, खाने के लिए बादाम पिस्ते काजू किशमिश दिए होते, पर एक चीज न दी होती। कल्पना करो क्या न दी होती? कहां क्या 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 नहीं दिया होता? अगर एक दिमाग नहीं दिया होता तो कल्पना करो आपकी जिंदगी क्या होती। एक पल के लिए उस बच्चे को ध्यान में लेकर आइए, उस बच्चे को एक पल के लिए अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, जिसको ईश्वर ने हाथ पांव गले सब कुछ दिए हैं, पर फिर भी वो निढाल है, लटका बैठा है, न कुछ कर पा रहा है, न हिल पा रहा है, न डुल पा रहा है, न कोई गतिविधि कर पा रहा है, न कुछ बोल पा रहा है, न किसी क्रिया में सम्मिलित हो पा रहा है, न घर की खुशियों का आनंद ले पा रहा है, न हमारे दुखों में शरीक हो पा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने उसकी एक कमजोरी रख दी, और वो है हाथ ना हो तो भी जीवन बढ़ेगा, आंख ना हो तो भी जीवन बढ़ेगा, पांव ना हो तब भी जीवन बढ़ेगा, पर अगर दिमाग ना हो तो याद रखना, हार्ट से जीवन चलता है, हमारे हृदय से जीवन चलता है, पर दिमाग से जीवन विकास करता है। जिंदगी चलती तो है आदमी की हार्ट के बलबूते, हार्ट के कारण जिंदगी चलती है, जीवन की सांसें चलती है, पर जिंदगी का विकास आदमी का तभी होता है जब आदमी के पास दिमाग होता है। इसलिए कुदरत की सबसे महान देन है हमारा अपना दिमाग। एक बार हाथ लगाओ तो देखो तो क्या है ये? खोपड़ी क्या है? जैसे कोई अखरोट। क्या है ये? जैसे कि अखरोट का खोल हो। मेरे भाई याद रखना, शरीर के भार का केवल 2% हिस्सा ये होता है। दिमाग से ज्यादा भारी तो आदमी का पांव होता है, दिमाग से ज्यादा भारी तो आदमी का हाथ होता है, दिमाग से ज्यादा भारी तो आदमी की कमर होती है, दिमाग से ज्यादा भारी आदमी का पेट होता है, दिमाग से ज्यादा भारी आदमी के कंधे होते हैं, क्योंकि आदमी के दिमाग का भार केवल 1.25 किलो होता है। कितना? केवल 1.25 किलो, मात्र 1.25 किलो, यानी शरीर का सबसे हल्का भार में। पर इसकी उपयोगिता देखो, इसकी ताकत देखो, सुपरसोनिक विमान से भी ज्यादा जिसकी ताकत है, दुनिया में इससे ज्यादा ताकतवर आज तक कोई चीज पैदा न हुई, कोई कंप्यूटर पैदा न हुआ, कोई विज्ञान पैदा न हुआ, कोई शक्ति पैदा न हुई, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है
ईश्वर के बाद अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो आदमी का क्या है? क्या है? क्या है? लटके लड़के नहीं, थोड़ा सा सीधे हो गया, क्या है? दिमाग है। यही दिमाग का कमाल है कि अगर ये दिमाग सक्रिय हो जाए, अगर ये दिमाग जागृत हो जाए, अगर ये दिमाग सही रास्ते चल पड़े, अगर ये दिमाग आदमी का पॉजिटिव बन जाए, अगर ये दिमाग आदमी की अच्छी सोच दे दे, अगर ये दिमाग आदमी को सही रास्ते ले जाए, तो दुनिया में वो आदमी राम की तरह पूजा जाता है। और ये दिमाग अगर आदमी को गलत रास्ते ले जाए तो ये रावण की तरह फूंका जाता है। ये दिमाग का है। ये दिमाग अगर आदमी को सही रास्ते ले जाए तो वो दुनिया में कृष्ण की तरह पूजा जाता है, और दिमाग गलत रास्ते ले जाए तो आदमी को कंस बना देता है। ये दिमाग है, दिमाग कि अगर सही रास्ते आदमी को ले जाए तो ये दुनिया में आदमी को महावीर बनाता है, और गलत रास्ते ले जाए तो दुनिया में आदमी को गौशालक बना देता है। ये दिमाग है, दिमाग अगर सही रास्ते चले तो आदमी को गांधी बनाता है, और गलत रास्ते चल जाए तो आदमी को हिटलर बनाता है। दिमाग है, दिमाग चलाता ये है, उठाता ये है, बैठाता ये है, खिलाता ये है, पिलाता ये है, जिलाता ये है, जीवन के सारे रिश्ते कराता ये है, तोड़ाता ये है, जीवन में मिठास घोलता ये है, खटास घोलता ये है, जीवन में खुशियां देता ये है, जीवन में दुख देता ये है। सब कुछ इसके हाथ में है, यानी जिंदगी का दारोमदार। दिखने में छोटा सा पर प्रभाव में बहुत बड़ा। दिखने में बिल्कुल छोटा सा पर प्रभाव में बहुत बड़ा। ताकत इसकी यूं बढ़ती है, यूं बढ़ती है, यूं बढ़ती है कि 100 शास्त्र मिलकर एक आदमी के दिमाग का निर्माण नहीं कर सकते। सब बोल लो तो 100 शास्त्र मिलकर एक आदमी का दिमाग का निर्माण नहीं कर सकते, पर एक दिमाग लग जाए तो 100 शास्त्रों का निर्माण कर सकता है। यह है हमारे दिमाग की ताकत। एक दिमाग अगर आदमी का लग जाए तो जिंदगी में 100 शास्त्रों का निर्माण करने में आदमी का दिमाग समर्थ हो जाता है। और अगर 100 शास्त्र भी लग जाएं, पर जब तक आदमी नहीं चाहेगा तब तक आदमी के दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। आदमी का दिमाग, पेड़ की जड़ें कहां होती हैं? बोलो तो आसमान में कि जमीन में? एक बार कुछ भी नहीं है आदमी। आपको एक जीवन की खास बात बता रहा हूं, आदमी कुछ भी नहीं है, उल्टा पेड़ है। क्या है? उल्टा पेड़। एक बार कल्पना कीजिए, पेड़ की जड़ें जमीन पर है, उसके बाद तना निकलता है, उसके बाद शाखाएं निकलती है, उसके बाद डालियां निकलती है, उसके बाद पत्ते निकलते हैं। आओ उल्टा करो अपनी जिंदगी के पेड़ को। आदमी का दिमाग उसकी जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में रहती है, पेड़ की जड़ें नीचे रहती है, आदमी की जड़ें ऊपर रहती है। खास बात देखो, आदमी की जड़ें कहां है? ये यहां है। और पता है आदमी के संपूर्ण शरीर का संचालन कैसे होता है? जैसे महिला के बाल होते हैं ना बिखरे हुए, और उनको चोटी में कैसे गूंथ दिया जाता है, और तब जैसे पीछे चोटी लगती है, संपूर्ण मस्तिष्क की कोशिकाएं पीछे चोटी बनकर नीचे उतरती है, और रीढ़ की हड्डी मेरुदंड में से नीचे उतरकर शरीर की सारी गतिविधियों को संचालित करती है। आप घर से यहां आए किसके बलबूते? दिमाग के बलबूते। मैं बोल रहा हूं किसके बलबूते? दिमाग के बलबूते। आप सुन रहे हैं किसके बलबूते? दिमाग के बलबूते। मेरी अंगुलियां चल रही है किसके बलबूते? दिमाग के बलबूते। मेरे पांव अभी रुके हुए हैं किसके बलबूते? दिमाग के बलबूते। ये चलने शुरू हो जाएंगे किसके बलबूते? दिमाग के बलबूते। ये दिमाग का कमाल है। जब लगता है, आपको लगता है ना हवाई जहाज की बड़ी ताकत है, आपको लगता है ना रॉकेट की बड़ी ताकत है, आपको लगता है ना रेल के इंजन की बड़ी ताकत है, पर आपको मैं बता दूं दुनिया में इससे 1000 गुना ताकत आदमी का दिमाग है, क्योंकि इन सबको पैदा आदमी के दिमाग ने किया है। दुनिया का कोई भी महान से महान कंप्यूटर आदमी के दिमाग से तेज नहीं हो सकता, क्योंकि उन सबको पैदा किसने किया है? आदमी के दिमाग ने किया है। यह आदमी की दिमाग की खासियत है। आओ हम अपने ही दिमाग को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने माइंड को तलाशने की कोशिश करते हैं। क्योंकि होता यह है, हम अपने पेट का तो बहुत ध्यान रखते हैं, अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने परिजनों का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने साड़ी पहनावे गहनों का बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने मोबाइल और घड़ियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। पर अगर ध्यान नहीं रख पाते तो दिमाग का। ये आप जो 3 भाई यहां बैठे हैं, खड़े होंगे तीनों एक साथ? जो आगे आगे बैठे हैं, आगे बैठने के लाभ भी हैं कि खड़े होने का मौका मिल जाता है। अच्छा जरा आगे आएंगे? हाँ इधर ही आ जाइए, इधर ही आ जाइए। आप जरा बताएंगे कि आपने सुबह से अपने पेट में क्या क्या डाला है? कुछ भी नहीं। उपवास करके आए हैं? नहीं नहीं, नहीं तो उपवास नहीं है। तो
चाय पी? नहीं, इधर आने का था ना इसलिए। इधर आने का था इसलिए कुछ नहीं खाया। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए तो। अच्छा, रोज सुबह क्या लेते हैं नाश्ते में आप? नाश्ते में सुबह पहले इसका मध का पानी, नींबू का पानी, ठीक है। और उसके बाद में बादाम, किशमिश और मेरे मुंह में अंजीर। पानी आने लग गया। ठीक है, अंजीर, बादाम, और उसके बाद किशमिश, थोड़ा सा नाश्ता गरम। थोड़ा सा नाश्ता। नाश्ते में क्या लेते हैं? नाश्ते में पोहे, खाकरे, कुछ भी जो भी थोड़ा रहेगा। सा यस, नाश्ता। यस। इतने से पोहे, इतने से खाकरे। Yes. ठीक है, बगल वाले को दीजिए। प्रभु जी, आज आपने सुबह से क्या डाला है पेट में? सुबह से सिर्फ 2 बिस्किट खाया। सिर्फ 2 बिस्किट खाए। हाँ, बस। ठीक है, रोज क्या खाते हैं? रोज वही पोहे, खाकरे, पोहे, खाखड़े, फाफड़े। ठीक है, बगल वाले को दीजिए। प्रभु जी, आपने सुबह से क्या खाया है? कुछ भी नहीं। ये सारे एक टीम के लोग एक ही जगह आके क्यों बैठे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वाले। और रोज क्या डालते हो पेट में? मूंग खाकरा। मूंग खाते हैं। ये भाई साहब बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, खाखड़ा खाते हैं, फाफड़ा खाते हैं, पोहा खाते हैं। पेट में हम रोज डालते हैं। फिर खाना खाते हैं तब रोटी डालते हैं, सब्जी डालते हैं, मिठाई डालते हैं, नमकीन डालते हैं, कचौड़ी डालते हैं, समोसा डालते हैं। दोपहर में फिर फ्रूट डालते हैं, जूस डालते हैं। शाम को फिर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कड़ी खिचड़ी डालते हैं। रात को सोने से पहले फिर दूध डाल लेते हैं ना। जरा एक बात मुझे बताएंगे, हर आदमी सुबह से नाश्ता डालता है, उकाली दूध, चाय, पोहे, उपमे, कचौली, पकौड़ी डालता है। एक बार हम बैठे हुए सभी लोग सोचें, पेट में तो हम रोज कुछ न कुछ डालते हैं, दिमाग में हमने सुबह से क्या डाला है? सोचो, अगर आप यहां न आए होते आज, अब तो आपके दिमाग में कुछ जा रहा है, पर न आए होते तो हम रोज सुबह दिमाग में क्या डालते हैं? मुझे केवल इतना सा बताओ, पेट में हम रोज कम से कम 50 तरह की चीजें डालते हैं। सोचो हम दिमाग में क्या डालते हैं? मुझे जरा इतना सा बता दो, जीवन हमारा पेट के बलबूते चलता है कि दिमाग के बलबूते? बोलो 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 बोलो, घबराओ मत। दिमाग के बलबूते। पक्की बात है ना? Yes, 100%। तो जरा एक बात सोचो, पेट में तो हम रोज अच्छी चीजें डालते हैं, दिमाग में हम अच्छी चीजें क्यों नहीं डाल पाते हैं? आज से हम संकल्प करें। अब जो मैं बातें आपसे बताऊंगा वो ये कहूंगा कि आदमी शादी के बाद भी अपने दिमागों को कैसे, क्या होता है, शादी ना हो तब तक हम सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, गणित, विज्ञान, भूगोल। शादी के पहले महिलाएं क्या पढ़ती है, पुरुष क्या पढ़ते हैं? गणित, विज्ञान, भूगोल, सामाजिक ज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मराठी सब पढ़ते हैं। और शादी के बाद देरानी जेठानी के झगड़े, फिर वो पढ़ाई नहीं शुरू हो जाती है। सास बहू से कैसे बेतालमेल, कैसे एक दूसरे की कमी निकालना। दिमाग तो चलता है, पहले दिमाग चलता था तो आदमी आइंस्टीन बनता है, और शादी के बाद जो दिमाग चलता है वो आदमी को नटवर लाल बनाता है। क्या बनाता है? नटवर लाल बनाता है। उल्टी खोपड़ी चलनी शुरू होती है। जेठानी की नई साड़ी कहां से आई है? अरे अरे अरे, अचानक आ गई। जरूर जेठ जी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? ये देरानी सोने की चूड़ी कहां से लेकर आई? इसके पियर वालों की हैसियत नहीं है। जरूर देवर जी ने दुकान में से कुछ रुपये इधर उधर किए। पूरी खोपड़ी चलती है। विराज जाओ मेरे प्रभु। मैं आप लोगों से पहला अनुरोध ये करना चाहूंगा कि हम अपने दिमाग के लिए पहला काम करें, क्योंकि दिमाग ही आदमी को राम बनाता है, दिमाग आदमी को रावण बनाता है। याद करिए, आप शरीर के सारे अंग अपने आप विकसित होते हैं। ये हमारे लंबे लंबे बाल हमने खींच खींच कर लंबे किए कि अपने आप हुए? बोलो तो फटाफट। जब जन्मे थे तो हमारा हाथ कितना था? बोलो बोलो, याद करो माताओं। जब बच्चा जन्मते हाथ कितना होता है? इतना सा, पूरा टाबर इतने से में आ जाता है हाथ में ना। तो इतना सा हमारा हाथ होता है, इतने से हमारे पांव होते हैं। बताओ जरा मुझे कि ये जो 1 फुट का शरीर था, ये 6 फुट को हमने इसको खींच खींच के बनाया। जिंदगी में याद रखना, शरीर के सारे अंगों का अपने आप विकास होता है। शरीर के सारे अंगों का अपने आप विकास होता है। एकमात्र दिमाग है जिसका विकास करना पड़ता है। शरीर का विकास करने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता। शरीर का विकास करने के लिए गुरु के पास नहीं जाना पड़ता। शरीर का विकास करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए गुरुकुल में नहीं जाना पड़ता। शरीर के सारे अंग अपने आप विकसित होते हैं। पक्की बात? कान को खींच खींच के लंबा किया, अपने आप लंबा हुआ। नाक को खींच खींच के नुकीला किया, अपने आप नुकीली हुई। सिर को खींच खींच के ऊपर किया, अपने आप ऊंचा चढ़ा। बाल को खींच खींच के लंबा किया, नहीं ना। नाखून को खींच खींच के बाहर निकाला। शरीर के अंग अपने आप विकसित होते हैं। ताज्जुब की बात ये देखो, जिंदगी में एकमात्र दिमाग है। विकसित करो तो विकसित हो जाएगा, और विकसित न करो तो विकसित नहीं हो पाएगा। दिमाग की खासियत है, विकसित करो तो विकसित हो जाएगा, और विकसित नहीं करो तो विकसित नहीं हो पाएगा। 2 चीजें होती है,
एक होता है मैं पढ़ नहीं सकता, एक होता है मैं पढ़ना नहीं चाहता। फर्क समझे? दोनों में फर्क समझे? एक होता है मैं पढ़ नहीं सकता, मंद बुद्धि हूं, उस आदमी को ईश्वर माफ करता है क्योंकि उसको जन्मजात ऐसी कोई ताकत नहीं मिली कि जिससे वो पढ़ सके। और एक होता है मैं पढ़ना नहीं चाहता, वो आदमी अपने जीवन के विकास से हमेशा वंचित रह जाता है। जो आदमी ये सोचे कि मैं दुनिया में पढ़ना नहीं चाहता। मैंने कहा शरीर के सारे अंगों का अपने आप विकास होता है, पर विश्वास रखिए एकमात्र आदमी का दिमाग है जिसका विकास करना पड़ता है। कैसे होता है? जड़ से जड़ बुद्धि इंसान, पहली बात ध्यान रखिएगा, जड़ से जड़ बुद्धि इंसान पर भी अगर मेहनत की जाए, अगर वो प्रयास करे, तो एक न एक दिन वो दुनिया में आगे बढ़ सकता है। चलिए हम 2-3 खास उदाहरण लेते हैं। नंबर 1, पहला उदाहरण मैं उस युवक के बारे में देना चाहूंगा जो युवक जिस डाली पर बैठता था उसी डाली को कुल्हाड़ी से काटता था। जरा बताओ उससे ज्यादा मूर्ख कोई होगा? एक व्यक्ति जो अपनी बेटी से ही किसी बात को लेकर नाराज हो गया था और बेटी ने किसी बात को लेकर पिता का अपमान कर दिया था, तो पिता ने सोचा था मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कराऊंगा कि जिंदगी भर याद कर करके पछताती रहेगी। और वो अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करने निकला। चलता चलता एक पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने देखा कि पेड़ की डाली पर एक लड़का बैठा है और जिस डाली पर बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है। मतलब डाली टूटेगी और छोरा नीचे आके गिरेगा। उसने सोचा इससे ज्यादा मूर्ख और कोई ना होगा और उसने अपने उस युवक से कहा नीचे उतर रहे। वो मूर्ख लड़का नीचे उतर कर आया तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें शादी करनी है? उसने कहा हाँ बिल्कुल करनी है। अरे शादी तो मूर्ख आदमी भी करना ही चाहेगा ना, कौन नहीं करना चाहेगा? हाँ बिल्कुल करनी है। तो उसने कहा चल मैं तेरी शादी कराता हूं। और वो ले आया अपनी बेटी के पास और कहा मैं तेरे लिए सुंदर स्वस्थ अच्छा बुद्धिमान लड़का ढूंढ के लाया हूं। शादी हो गई, ससुराल में आई। पहले दिन सुहाग रात मने उससे पहले लड़की को पता लग गया पिता ने उसके साथ धोखा किया है, प्रवंचना की है। उसके साथ मेरे पिता ने किसी प्रकार की प्रवंचना करके छल करके मेरे इस लड़के से शादी कराई है। पर लड़की थी विद्वान पढ़ी लिखी। उसने रात गुजरे उससे पहले अपने पति को चैलेंज दिया कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो मैं किसी मूर्ख आदमी के साथ रहने के बजाय अकेली विधवा बनकर रहना पसंद करूंगी, मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। पर अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जाओ मेरे घर से और जब तक विद्वान न बन जाओ वापस लौट कर मत आना। पत्नी ने पति को ललकारा, पत्नी ने पति को चैलेंज दिया, पत्नी ने पति के जीवन के भविष्य के विकास के लिए दिशा दी और धक्के दे के घर से निकाल दिया कि मेरे घर में तभी पांव रखना जब तुम दुनिया के पढ़े लिखे आदमी बन जाओ, मैं किसी मूर्ख के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। जो व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में जिस डाली पर बैठता है उसी को काटा करता था, जब वो चैलेंज पाकर बाहर निकल गया, वो जड़ बुद्धि, वो मूर्ख, वो मूढ़मती बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया का सबसे महान कवि संस्कृत साहित्य का पुरोधा महाकवि कालिदास बन गया। एक बात यह समझ में आई, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी उसके दिमाग को सक्रिय किया जा सकता है। जिस दिन आदमी लग जाए, ये मत सोचो, पहली जो सोच है माने, हाँ आपका हाथ कमजोर हो सकता है, पांव कमजोर हो सकता है, पर दुनिया में किसी का दिमाग कमजोर होता नहीं है। पहली बात बता दूं, हो सकता है किसी की कमर कमजोर हो, ज्यादा भार ना उठा सके, किसी के घुटने कमजोर हो, ज्यादा न चल सके, किसी के पांव कमजोर हो, ज्यादा मजबूत न दे सके, किसी के हाथ कमजोर हो, ज्यादा काम न कर सके। पर यह कहना हमारे जीवन की मूर्खता है कि मेरा दिमाग कमजोर है, मुझे चढ़ता नहीं है, मुझसे पढ़ाई होती नहीं है। सच्चाई यह है कि दिमाग कमजोर नहीं है, हम दिमाग को सक्रिय करने के प्रति सचेष्ट नहीं है। कमजोर से कमजोर दिमाग। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे सामने एक महान उदाहरण मिला था, तो क्या उस उदाहरण ने हमें जीवन की कोई महान प्रेरणा न दी कि जो संत चंद्रप्रभ 9वीं कक्षा को सप्लीमेंट्री से पास करता है, आज देश भर में उस पर कई लोग पीएचडियां कर रहे हैं, कई लोग डिलीट कर रहे हैं, उन पर शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं, उनकी 400 किताबों देश भर में चल रही है। हर देश के बड़े ऑफिसर के पास उनकी किताबें होती है, हर देश का बड़ा आचार्य उनकी किताबों को पढ़ता है और नए बने हुए संत उनकी किताबों को
पढ़कर जीवन में प्रवचन देना सीखते हैं, क्या हमें इस घटना से जीवन का वो पाठ न मिला कि आदमी अगर 9वीं कक्षा में सप्लीमेंट्री से पास हो कोई दिक्कत नहीं, पर जिस दिन आदमी ये संकल्प कर ले मैं अपने दिमाग से महान बनूंगा, वो आदमी आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। केवल खुद को जगाने की जरूरत है। हां, मैं आपको जगा रहा हूं, आप घर जाके अपने बच्चों को जगा देना कि अगर आदमी अपने दिमाग के प्रति सचेष्ट हो जाए तो आदमी अपने दिमाग में दुनिया में महान आदमी बन सकता है। मैं अब 2 बातों पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। नंबर 1, कौन कौन से काम होते हैं कि जिनके कारण हमारा दिमाग अवरुद्ध रहता है, और कौन कौन से उपाय होते हैं जिनसे हम अपने दिमाग को सक्रिय कर सकते हैं। एक बार वापस अपने दिमाग के हाथ फेर लो, देखो हमारे दिमाग में क्या क्या है। गीता के कितने सूत्र हैं? 2-4 भी नहीं होंगे। आगमों की कितनी बातें हैं? 2-4 भी नहीं होंगी। पवित्र किताबों की कितनी यादें हैं? 2-4 भी नहीं होगी। हमारे दिमाग में फितूरबाजियां ज्यादा है। दिमाग के विकास के बाधक जो तत्व हैं उनमें जो सबसे पहले तत्व के प्रति मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जिस कारण हमारा दिमाग अवरुद्ध हो जाता है। जब तक हम पढ़ते रहते हैं तब तक दिमाग सक्रिय बना रहता है। इसलिए अपने बच्चों को एक बात समझाए रखिए, और मैं तो बच्चों को हमेशा एक बात पढ़ाता रहता हूं, समझाता रहता हूं कि बेटा जिंदगी भर याद रखना। बेटा खड़ी हो तो, हाँ कल्याणी आप खड़े हो तो माइक दीजिए बच्ची को। अगर आपको मोबाइल पे बातें करनी हो तो आप 5 साल बाद कर सकते हैं कि नहीं? यस, नो? यस। यस। दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना हो तो 10 साल बाद जा सकते हैं कि नहीं? यस। यस। इधर उधर गप्पे मारने हो तो 10 साल बाद मार सकते हैं कि नहीं? यस। यस। परिवार के लोगों से आपको माथा फोड़ियां करनी हो तो 10 साल बाद कर सकते हैं कि नहीं? यस। कर सकते हैं ना? पर मुझे एक बात बताओ, क्या 10 साल बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हैं? नहीं। बस याद रखना, आपके पास जीवन का सबसे कीमती समय है। 15 साल से लेके 25 साल का समय हमारे जीवन का सबसे बेशकीमती समय होता है। आदमी बनना चाहे तो इस जिंदगी में ऐसा बन जाए कि पूरा शहर उस पर नाच करे, और बिगड़ना चाहे तो ऐसा बिगड़ जाए कि पूरा शहर उस पर थूकना शुरू करे। यह वो समय होता है 15 से लेके 25 साल का वक्त दिमाग के लिए, क्योंकि जिंदगी का विकास जो होता है वो तो दिमाग से होता है। तो अपने बच्चों को इस बात की प्रेरणा देते रहो। मित्रों को, हाँ ध्यान रखिएगा, 25 साल से पहले जिंदगी में कभी मित्र नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उससे पहले अगर मित्र बन गए तो पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी और तुम किसी दूसरे रास्ते जा सकते हो। 25 साल से पहले जिंदगी में फ्रेंडशिप की माहौल ना हो। 25 साल की जिंदगी से पहले मोबाइलों में ज्यादा गप्पे ना हो। 25 साल की उम्र से पहले बाइक चलाने की ज्यादा आदत ना हो। 25 साल से पहले ज्यादा घूमने फिरने का व्यवस्था ना हो। 25 साल तक केवल एक काम, केवल एक काम, केवल एक काम, आपके पापा कमा सकते हैं, यस नो? यस। घूमने जा सकते हैं, यस नो? मम्मी से झगड़ सकते हैं, यस नो? घर वालों से प्रेम भी कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं, जिंदगी में खूब विकास कर सकते हैं। पर आपके पापा सीए बन सकते हैं? नो। एमबीए कर सकते हैं? नो। इंजीनियर बन सकते हैं? नो। आईआईटी में प्रवेश पा सकते हैं? नो। डॉक्टर बन सकते हैं? नो। पर आप सब कुछ बन सकते हैं। ताली बजाओ। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पापा सब कुछ कर सकते हैं, आपकी मम्मी सब कुछ कर सकती है, पर पढ़ाई अपने बच्चों को इस बात की प्रेरणा देते रहो। जब जब वो 40,000 का महंगा मोबाइल मांगे तब तक अपनी 22 साल की बेटी को सीख देते रहो, बेटा महंगा मोबाइल तो तुम शादी के बाद भी पा लेना, पर आज जितनी पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर लो, पांव पर खड़े हो जाओ। अपने बेटियों को वो दहेज मत दो कि जिस दहेज के खत्म हो जाने पर और ससुराल वालों के तंग किए जाने पर बेटी वापस लौट कर आ जाए। अपनी बेटियों को पढ़ाई का, ज्ञान का वो दहेज दो कि कल ससुराल वाले धोखा दे दें तो आपके पास हाथ फैला करना है, अपने बलबूते अपने पांव पर खड़ी होकर अपनी जिंदगी जी सके। अपनी बेटियों को वो दहेज दीजिए कि अपने बलबूते अपने पांव पर खड़ी होकर अपने जीवन का निर्माण कर सके। बैठ जाओ बेटा। नंबर 1, मैं पहला जो अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे दिमाग के विकास को रोकने में पहली भूमिका अदा करती है हमारे दिमाग में चलने वाली फितूरबाजियां। अभी थोड़े दिन पहले मंच पर 85% से ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों को जब बुलाया गया था तो आपको याद था कि लड़के कितने आए थे, लड़कियां कितनी आई थी? लड़के 4 आए थे, वो भी इधर उधर से ढूंढ ढांड के कहीं से कोने से निकल कर आए थे। और लड़कियां कितनी आई थी? हैं? 14 लड़कियां आई थी।
14 लड़कियां आई, 4 लड़के आए। एक जमाना था 50 साल पहले जब इस दुनिया में ये मानसिकता थी कि पढ़ाई का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, प्रगति का अधिकार केवल पुरुषों को होता है। महिलाओं को तो काम है खाना बनाओ, पापड़ सेक दो, राबड़ियां बना लो, बड़ियां बना लो, सब्जियां बना लो और घर में कामकाज कर लो, झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो। 50 साल पहले जब दिमाग पर ध्यान नहीं दिया गया था तो महिलाएं अंगूठा लगाया करती थी, है ना। 50 साल पहले जब महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था तो महिलाएं अंगूठे लगाया करती थी। 50 साल में दिमाग का ऐसा विकास हुआ, आज महिलाएं आपको अंगूठा दिखाने काबिल बन गई है। 50 साल पहले अंगूठा लगाकर काम चलती थी, आज दिखाने में आगे बढ़ गई है। जरा इतना सा सोचो, 50 साल महिलाओं ने अपना दिमाग बढ़ाया तो यहां तक पहुंच गई। अगर 5000 साल से बढ़ाया होता तो गारंटी आप घर में झाड़ू पोंछे के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते, गारंटी है मेरी। ये तो 50 साल का परिणाम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 5,05,00,000 वर्ष तक महिलाओं के पास सौंदर्य था, पर महिलाएं वहीं की वहीं अटकी थी जहां से जिंदगी शुरू करती थी। लेकिन 50 साल में महिलाओं ने अपने सौंदर्य को किनारे रखा, अपने शरीर को किनारे रखा, अपनी शर्म जो आंखों में आती थी उसे दूर किया और आगे बढ़ने का अगर वो पुरुषार्थ किया, दिमाग को आगे बढ़ाया तो 50 साल में इस मुकाम को हासिल किया कि जब ये पूछा गया 85% से ऊपर कितने लोग यहां पर हैं लड़के लड़कियां, तो लड़के 4 आए थे, लड़कियां 14 आई थी। क्या आपको नहीं लगा कि अगर दिमाग को बढ़ाया जाए 50 साल में यह परिणाम आ सकता है, 500 साल में क्या हो सकता है? नंबर 1, खुद के लिए भी प्रेरणा लीजिए और अपने बच्चों को भी इस बात की प्रेरणा देते रहिए। और नंबर 1 यह है कि दिमाग को कभी भी फितूरबाजियों में न लगाएं। समझ गए? जब ये प्रवचनमाला पूरी हो जाएगी ना तो इन सब की सीढ़ियां भी आपको मिलेगी पर्यूषण में। पर मैं चाहूंगा इस सीढ़ी को आप अपने घर पे जरूर अपने बच्चों को सुनाइएगा और बच्चों को इस बात की जीवन की प्रेरणा दीजिएगा कि जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाए, लक्ष्य को हासिल ना कर लो, तब तक विश्राम मत लो और अपने दिमागों को फितूरबाजियों की तरफ मत जाने दो। अपने दिमाग को किधर मत जाने दो? फितूरबाजियों की तरफ मत जाने दो। मेरे भाई, मैं बच्चों से खूब कहता हूं जब कॉलेजों में जाता हूं तो, और उन्हें अनुरोध करता हूं कि आपके मम्मी पापा ने आप पर विश्वास करके वो अपनी बेटी को 10 कदम नहीं भेजते अकेले को, वो अपनी बेटी को स्टेशन तक नहीं भेजते अकेले को। और आपकी मम्मी ने आपको यूएसए तक भेज दिया है, आपकी मम्मी ने आपको पूना तक भेज दिया है, आपकी मम्मी पापा ने आपको चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली और रुड़की तक भेज दिया है और कलकत्ता और बनारस तक भेज दिया है। उन्होंने आप पर कितना भरोसा किया है। मैं युवकों को कहा करता हूं कि जिस काम को लेकर आप आए हो, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए अपने दिमाग को कभी भटकने मत देना, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आप पर बहुत भरोसा किया है। वो घर में सोच रहे हैं मेरी बच्ची, मेरा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और अगर आप इधर उधर के उल्टे काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, गप्पे मारते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं और धीरे धीरे लव मैरिज की तरफ अपनी जिंदगी लेकर जाते हैं, तो पड़ोसी लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। अगर आप पढ़ लिख के आएंगे तो पड़ोसी भी अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे और एक दिन आप माँ बाप के लिए सर दर्द बनकर आएंगे कि मैं अमुक लड़की को पसंद करता हूं, अमुक लड़के को पसंद करता हूं। मैं तो एक बात हमेशा कहा करता हूं मेरे भाई, सारे बच्चों से कहा करता हूं, और मैं चाहूंगा कि सीडी जब आपके हाथ लगे तो अपने बच्चों को जरूर सुना देना। और बात ये कहा करता हूं कि आप कॉलेज गए हो, पर एक ध्यान रखना, पढ़ने के लिए गए हो, माँ बाप ने बड़ा भरोसा किया है, उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारी जिंदगी आपसे बंधी हुई है। जिंदगी में केवल एक बात का ध्यान रखना बेटा, आप भी, और इस बात का यह ध्यान रखना कि जिंदगी में कभी भी एक का दिल रखने के लिए 2 का दिल दुखाने का महापाप कभी मत करना। हो सकता है कोई आपका दिल मिल गया, हो सकता है किसी से आपका मन मिल गया, हो सकता है किसी से आपका प्यार हो गया, पर याद रखना ये प्यार 6 महीने का, और इस प्यार की उम्र कितनी है? चाइना के माल जितनी है। चले तो चांद तक, न चले तो सांझ तक इसकी जिंदगी खत्म है। उन माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाना जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, जिंदगी में खाने पीने के लायक बनाया, और लाखों रुपए खर्च करके अगर उनको कह दिया अभी कि यहाँ दादा बाड़ी में कमरा बन रहा है, 5 लाख लिखा दो, तो कहेंगे भाई से पूछ के बताता हूं, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 लाख खर्च करना था तो 1 सेकंड में किया, ये जानते हुए कि बच्चे बुढ़ापे में सवाल नहीं करेंगे, और ये जानते हुए कि दादा बाड़ी में दान दूं तो अगला जन्म स्वर्ग बनेगा। तब भी आप बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जीवन की सारी खुशियां कुर्बान की है। प्लीज प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप की खुशियों पर ग्रहण बनकर मत आना, और एक दिन ऐसा लाकर उनके सामने खड़ा मत करना, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे पसंद करती हूं, क्योंकि जिसे आप पसंद करते हैं आप केवल उसकी एक चीज देखते हैं, और माँ बाप जिसे पसंद करते हैं वो उसकी 50 चीज देखते हैं।
जिसे आप देखेंगे केवल एक चीज देख पाएंगे, उसका चेहरा कैसा है, पर माँ बाप जब देखेंगे ना, उसका कुल कैसा है, परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, खान पान कैसा है, घर घराना कैसा है, बोलचाल कैसी है, परिजन कैसे, पड़ोसी कैसे, अड़ोसी कैसे, परिजन कैसे। इसलिए अपने बच्चों को इस बात की सीख देते रहो कि जिंदगी में कभी भी पढ़ाई के रास्ते गए हो तो किसी गलत रास्ते मत जाओ। आपने देखा होगा जब बच्चा 10 साल का होता है पढ़ने में तेज होता है, 20 साल का होता है तब तक तेज रहता है, और उसके बाद जब कॉलेज में जाता है तो दिमाग घूमना शुरू होता है। इच्छा होती है 50,000 का मोबाइल मिले, 70,000 का मोबाइल मिले। मैं तो कहता हूं हर आदमी को, हर बच्चे को 70,000 का मोबाइल रखना चाहिए। मैं नहीं कहता कि नहीं रखना चाहिए, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि माँ बाप के पैसे के बलबूते पढ़ाई करो, माँ बाप के पैसे के बलबूते रोटी खाओ, माँ बाप के पैसे के बलबूते छत के नीचे रहो। इसके अलावा कोई अरमान पूरे करने हैं तो अपने बलबूते करने की कोशिश करो, तो पता लगेगा 70,000 का मोबाइल कैसे खरीदा जाता है। जब आपका बेटा कहे ना पापा मुझे 70,000 का मोबाइल चाहिए बर्थडे पर, आपने मुझे कहा था कि जब तुम बीकॉम पास करेगा, बीए पास करेगा, एमबीए पास करेगा, सीए पास करेगा तो मैं 70,000 का मोबाइल दिलाऊंगा, पापा दिलाओ। तब उसे कहना बेटा जिंदगी में 3 कमाई होती है, एक बाप कमाई हमेशा दूर रहो, एक बाप कमाई उम्र तक यूज करो, एक आप कमाई जिंदगी भर तक उपयोग करो। और बच्चों को कहिएगा कि बेटा मैं तुम्हें 70,000 का मोबाइल दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा, पर मेरी इच्छा है तू आज से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर, ट्यूशन करना शुरू कर। अपनी कॉलोनी में जो बच्चे हैं, करोड़पति से करोड़पति आदमी को एक बार अपने बच्चे को पांव पर खड़ा कर देना चाहिए और उसे विश्वास दिला देना चाहिए कि जिंदगी में पैसे रुपये नल में पानी की तरह नहीं आते हैं, और बाइक पर तुम दोस्तों के साथ घूमने में जो पेट्रोल लगा रहे हो वो नल में टूटी खोलने से नहीं आता है। बस उसे इस बात का जरूर विवेक दे देना चाहिए। अमीर से अमीर आदमी को अपने बच्चे को एक बार मेहनत के रास्ते से गुजरने देना चाहिए ताकि वो जीवन में मूल्यांकन कर सके पैसे का मूल्य क्या है। अरे आप जानते हैं आपने सूखी घास को कैसे हरा किया, उसे तो जन्म से हरी मिली और जवानी तक हरी हरी चल रही है, उसे क्या मालूम कि सूखी घास क्या होती है और उसे हरा कैसे किया जाता है। बच्चे को कहो बेटा चल 70,000 का मोबाइल जरूर दिलाऊंगा। कौन सा आता है 70,000 में, वो है जोरों से बोले तो एप्पल का, आईफोन का कौन सा आता है 6S6 जो भी प्लस आते हैं उसे को जरूर दिलाऊंगा। चल बेटा ट्यूशन शुरू कर, अपनी कॉलोनी जो 3री 4री 5वीं क्लास से पढ़ गए उनको बचाना पढ़ाना शुरू कर। बच्चे पढ़ना शुरू करेगा, महीने में 2,500 कमा कर लाएगा, साल में कितने होंगे 30,000 होंगे, 2 साल में कितने होंगे 60,000 होंगे। और जिस दिन उसके 60,000 इकट्ठे हो जाए ना तो बच्चे कंधे पे रखना, चल बेटा आज तेरा बर्थडे है, मेरी इच्छा हो गई है तूने जो 60,000 कमाए हैं उसका मोबाइल दिला दूं। बच्चा सीधा कहेगा पापा प्लीज ये 2,000 का मोबाइल बहुत है, मुझे पता है 60,000 मैंने कैसे कमाए। उसके बाद जिंदगी में कभी आपका बच्चा कह दे पापा मुझे 70,000 का मोबाइल दिलाओ तो आपकी जूती मेरा सिर, क्योंकि बच्चों को पता है अभी तो यही नल में पैसा निकल के आता है, बाथरूम में पानी आता है और पापा के जेब को हाथ डालो तो पैसा आता है। अब वो चढ़ी जवानी पैसा पल्ले राम चलावा तो गाड़ी चल, चढ़ी जवानी पैसा पल्ले अब राम जी चलावा तो ही उसकी गाड़ी चल रहा है। तो पहला विवेक अपने बच्चों को इस बात का देते रहिए कि जिंदगी में दिमाग आदमी का तभी बंटता है, और जब दिमाग बंटना शुरू होता है तो पढ़ाई अवरुद्ध होती है और फिर ज्ञान की दशा अज्ञान की दिशा का मोड़ ले लेती है। जब आदमी का दिलो दिमाग बंटना शुरू हो जाता है, इधर इधर फितूरबाजियों में जाना शुरू हो जाता है। पहला विवेक अपने बच्चों को कहिए, क्योंकि दिमाग में बाधक तत्व है। नंबर 2, हम लोग जो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं पर दिमाग कमजोर हो रहा है, उसका दूसरा मुख्य कारण है क्रोध, तनाव, चिंता जो हमारे भीतर पलती रहती है। चिंता तो तनाव तो ऐसे घुन की तरफ बनकर आती है जैसे घुन गेहूं को भीतर ही भीतर खाकर खत्म कर देती है। ऐसी हमारे भीतर चलने वाली चिंता, हमारे भीतर पलने वाला तनाव, हमारे भीतर पलने वाला अवसाद, हमारे भीतर पलने वाला आवेश, हमारे भीतर पलने वाली आशंका, हमारे भीतर पलने वाला आक्रोश हमारे दिलो दिमाग को कमजोर करता है। अपने आप को मस्त मिजाज बनाते हुए इन सब चीजों से अपने आप को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बार बार गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों को इस बात की प्रेरणा देते रहो बेटा जिद मत करो, गुस्सा मत करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम बच्चे का दिमाग तभी कमजोर होता है जब वो या तो गुस्सा करता है या जिद पर आता है तो दिमाग की कोशिकाएं जलकर नष्ट होती है। आदमी का एक बार का गुस्सा उसके दिमाग के 10,000 ज्ञान तंतुओं को एक बार जलाकर खत्म करता है। क्या कहा मैंने? विज्ञान कहता है हम जब एक बार गुस्सा करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग के 10,000 सेल्स, कितने?
अरे दिमाग तो हमारा रुई की तरह है, एक चिंगारी करोगे पूरी रुई झुलस जाएगी, इतना सॉफ्ट है हमारा दिमाग। तो एक बार जब हम गुस्सा करते हैं, तनाव या चिंता में घिर जाते हैं, तो चेहरे पर ही नहीं दिमाग में वो चीज उतर कर आती है और हमारे 10,000 ज्ञान तंतु जलकर नष्ट हो जाते हैं। गुस्सा हमारे दिमाग को कमजोर करता है, गुस्सा हमारे दिमाग को कमजोर करता है, मानसिक कोशिकाओं को कमजोर करता है, हमें आउट ऑफ कंट्रोल बना देता है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग का लगातार उपयोग करना चाहते हैं तो इन सब चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। आओ, अपने पास समय अब कम है, पर सीधी बात पर उतर कर आते हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे चार्ज रखें। मोबाइल तो चार्ज है, देखो तो सबके चार्ज है कि नहीं? किसी की थोड़ी सी बैटरी 3 लाइन की 2 लाइन हो गई। एक बार दिमाग को देखो तो कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है। मेरे भाई, आप सब कुछ बन सकते थे, सच कहता हूं। आप चंद्रप्रभ ललित प्रभ की तरह बोल सकते थे, आप पढ़ सकते थे, आप लिख सकते थे, आप जीवन में और आगे बढ़ सकते थे, पर आपने, हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं 2 चीजों के लिए, या तो कमाई के लिए या लुगाई के लिए। बताओ, इसके अलावा किसके लिए कर रहे हैं? बताओ। जितने लोग पढ़ते हैं किस लिए? या तो कमाई के लिए, कोई जॉब लग जाए, और या फिर एक अच्छी सी शादी हो जाएगी, यार लोग देखेंगे कितना पढ़ा लिखा है, लड़की अच्छी मिल जाएगी। या तो कमाई के लिए पढ़ाई की जाती है या लुगाई के लिए पढ़ाई की जाती है, और जब ये दोनों मिल जाए तो पढ़ाई। हम में से आज सुबह से किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, रोज भी कुछ नहीं पढ़ते हैं। शरीर पेट से चलता है, जीवन दिमाग से चलता है, दिमाग के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। पहला काम कीजिए, नंबर 1, अपने दिमाग में हमेशा धार रखिए, लटके हुए मत बैठे रहिए। एक तो जीवन में आदत डाल लो, और वो है हमेशा सीधी कमर बैठेंगे। हो सकता है आपके पास यहां पर कुर्सी है, पर उस कुर्सी का उपयोग लटक के बैठने के लिए नहीं, हमेशा सीधी कमर बैठिए। जिसका मेरुदंड सीधा होता है वो आदमी 90 साल का होता है तब भी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे का पहला लक्षण क्या होता है? कमर झुक जाती है। जिसकी कमर सीधी है, यानी जिसका मेरुदंड, ये जो हमारा पीछे का मेरुदंड है, जिसका मेरुदंड सीधा है, तय मानकर चलो वो आदमी 70 साल का होगा तब भी जवान रहेगा। मैं आपको बताऊं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज 84 साल के होके दुनिया से गए। उन्होंने 84 साल की जिंदगी में कभी भी सहारा नहीं लिया। वो जब भी जमीन पर पट्टे पर बैठते थे, बीच आंगन में बैठते और दिन भर बैठे रहते। दिन में कभी आधा मिनट भी नहीं सोए होंगे पूरी जिंदगी में। देह विलय के पहले दिन भी वो दिन में कभी आधा मिनट नहीं सोए थे। यही कहते थे, दिन में सोना पड़गुलों का काम है, रात पूरी होती है सोने के लिए, दिन तो सक्रिय रहे, सोने के लिए थोड़ी होता है दिन। और कभी भी सहारा नहीं लेते। कभी कभी हम बच्चे उनको हाथ जोड़ के कहते, बाप जी अब 84 साल के बूढ़े हैं, सुबह से यूं बैठे, तो हम कहते थोड़ा सहारा ले लो, बूढ़े हो गए हैं। तो कहते थे, थुक, तुम बूढ़ा, तेरा बाप बूढ़ा, मैं काहे का बूढ़ा। हमेशा यही कहते। और पूरी जिंदगी में सहारा नहीं लेते। बेटा भगवान का सहारा रखो, दीवार का सहारा भी जब खत्म हो जाता तो भगवान का सहारा काम आता है। तो अपने मेरुदंड को हमेशा सीधा रखो। क्या रखो? अपने मेरुदंड को हमेशा सीधा रखो, और अपनी बुद्धि में हमेशा धार रखो। लड़की ने, हाँ ठीक है, देखती हूं, करती हूं, होती हूं। उदास मन से, उदास दिमाग से जिंदगी मत जियो। जीवन में हमेशा धारदार जिंदगी जियो, हमेशा सक्रिय जिंदगी जियो। दिमाग को हमेशा चार्ज रखो। दिमाग को हमेशा क्या रखो? चार्ज रखो। क्योंकि आदमी मेहनत के बलबूते 300 रुपये रोज का कमाता है, पर दिमाग के बलबूते 3 लाख रुपया भी रोज का कमा सकता है, 3 करोड़ भी रोज का कमा सकता है। आपके यहाँ जो मेहनत करता है, दिन भर कढ़ाई पावड़े ढोता है, वो शाम को कितना लेके जाता है? 400 रुपये, 500 रुपये, कारीगर 1000 रुपये। पर इसके आगे आदमी कहीं आगे बढ़ा है और 2-2 करोड़ के जॉब ले रहा है, 5-5 करोड़ के जॉब ले रहा है, और 10-10 करोड़ की उसकी जॉब चल रहे हैं, या लंबा चौड़ा धंधा चल रहा है। तो किसके बलबूते? किसके बलबूते? किताबों के बलबूते नहीं, हैं? भाग्य के केवल बलबूते नहीं, केवल मेहनत के बलबूते नहीं, दिमाग के बलबूते। और इसे सक्रिय कर ले तो 4th क्लास फेल घनश्याम दास बिड़ला देश का अमीर उद्योगपति बन सकते हैं। और इसे सक्रिय कर ले तो 12वीं क्लास को सप्लीमेंट्री से पास करने वाले धीरूभाई अंबानी देश के महान उद्योगपति बन सकते हैं। दिमाग को चार्ज करो, चार्ज। धार लाओ दिमाग में। क्या लेके आओ? धार लाओ दिमाग में। मुझे याद है आइंस्टीन, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सारी दुनिया में उनके नाम और यशोगाथाएं चलती थी। एक बार अमेरिकी सरकार ने उनके विशेष उद्बोधन का, भाषण का, लेक्चर का कार्यक्रम रखा। घटना को बहुत ध्यान से लीजिएगा, दिमाग में धार कैसे रखें वक्त आने पर। तो उनके एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था, दुनिया भर के वैज्ञानिक इकट्ठे होने वाले थे।
कार्यक्रम से 5 दिन पहले आइंस्टीन को जुकाम हो गया। आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उनको जुकाम हो गया। जुकाम इतना तेज हो गया कि गला चौक हो गया, और गला चौक हो गया तो परिणाम निकल कर आया, वो अपनी आवाज खुद भी नहीं समझ पा रहे थे, यूं बोलने लग गए और अपनी आवाज खुद के समझ में नहीं आने लगी। अगले दिन सुबह उनका कार्यक्रम, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आमंत्रण। अल्बर्ट आइंस्टीन का गला इतना चौक, इतना जाम, जुकाम इतना तेज कि वो आवाज बोलना चाहे तो गले के बाहर आवाज ना आ पाए। ड्राइवर उनका आया, देखा आइंस्टीन साहब यूं मुंह लटकाए बैठे थे। उसने कहा, सर क्या बात है, आज आप यूं लटके लटके क्यों बैठे? अरे भाई क्या बताऊं, कल मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम है और मेरा गला चौक है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे मैं इतनी चिंता में आ गया हूं कि कल कार्यक्रम होगा कैसे। ड्राइवर ने कहा, सर चिंता क्यों करते हो, देखो आपका और मेरा चेहरा थोड़ा मिलता जुलता है कि नहीं। आइंस्टीन ने कहा, यार चेहरा तो मिलता है, तो बस एक काम करो ना, कहो तो कल आपकी बजाय मैं बोल के आ जाऊं। आइंस्टीन ने कहा, बेवकूफ है, झूठे पड़वाएगा है, बदनाम कराएगा है, दुनिया में मेरी मजाक उड़ाएगा है, करता क्या था, क्या तू समझता क्या अपने आप को है? चेहरा एक होने से कोई जिंदगी एक होती है क्या? कहां तू कहां मैं हूं? अरे मैं जैसे सोच सकता हूं, मैं जैसे बोल सकता हूं तो नहीं बोल पा। अरे सर, आपके भाषणों को सुनते सुनते आधे भाषण तो मुझे याद हो गए हैं। रोज आपके साथ जाता हूं, जहां बोलते हैं वहां साथ रहता हूं, जहां चलते हैं वहां साथ रहता हूं, उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सब आपके साथ, चेहरा देखो दोनों का मिलता है। कई बार लोग भ्रम खा जाते हैं ना, तब फिर कहो तो आपकी जगह मैं बोलूं, अरे सर चिंता मत करो, झकास झकास। आइंस्टीन ने कहा, पहले बोल के सुना। उसने कहा लो, और उसने बोलना शुरू किया। आइंस्टीन को लगा, यार तो बहुत धुरंधर बोल सकता है। कहा ठीक है, कल सुबह आ जाना 10 बजे। दोपहर में 11:30 बजे कार्यक्रम था। अगले दिन सुबह, अगले दिन 10 बजे। वो तो बड़ा खुश था, आज उसे बोलने का मौका मिलेगा। रोज कोने में बैठा रहता था, आज मंच पर बैठेगा, मालाएं पहनेगा, बोलेगा। आया, आइंस्टीन का कोट, आइंस्टीन का शर्ट, आइंस्टीन की टाई है, और बिल्कुल चेहरा आइंस्टीन से मिलता जुलता था, और थोड़ा सा और फेस सेटिंग कर ली, और मिलते जुलते चेहरे के साथ पहुंचा। आइंस्टीन का देख, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं हो जाए। अरे सर चिंता मत करो। अरे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है बहुत, कहीं किसी को पता लग गया है तो मैं दुनिया में मुंह। अरे सर चिंता ही मत कीजिए, आप घबराती क्यों हो सर, अपने ड्राइवर पर भरोसा करो सर। अरे महिलाएं अपने वर पर करें या ना करें, आप तो ड्राइवर पर कर लो। ठीक है, रवाना हुए। जिस सीट पर कार पर रोज आइंस्टीन बैठते थे, वहां कौन बैठा? अब बोलो कौन बैठा? और जहां पर रोज ड्राइवर गाड़ी चलाता था, वहां कौन बैठ गए? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने गाड़ी चलानी शुरू की, ड्राइवर बन गए आइंस्टीन, और आइंस्टीन बन गए ड्राइवर। पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर, इतना ही बड़ा टाउन हॉल था, पूरा विश्व भर के वैज्ञानिकों वहां आए हुए थे और इकट्ठे किए हुए थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, और वो आइंस्टीन बना हुआ ड्राइवर मंच पर पहुंचा, और ड्राइवर बना हुआ आइंस्टीन नीचे कोने में कुर्सी पर बैठ गए। मंच पर पहुंचा, तबीयत से उनका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, और मालाएं पहनाई गई, बोलने का मौका हुआ। 11:15 बजे ड्राइवर ने, यानी उस आइंस्टीन ने बोलना शुरू किया। तबीयत से बोला, तबीयत से 1.25 घंटे तक तबीयत से बोला। इतनी तालियां तो आइंस्टीन बोलते थे तब भी नहीं बजती थी जितनी तालियां बजी। हर 2 मिनट में लगातार तालियां ही तालियां, तालियां तालियां, क्योंकि ड्राइवर को पता था आज बोलने का अंतिम मौका है। जितना बोल लो आज मजा है, फिर वापस ये मौका आने वाला नहीं है। रोज जमीन पर बैठने वाला ड्राइवर आज आइंस्टीन बना हुआ है और दुनिया का वैज्ञानिक बना हुआ है। वो तबीयत से, जितने खटके आते थे, जितनी बातें आती थी, जितने आते थे, तबीयत से बोलता गया। आइंस्टीन को भी लगा, यार तो मेरा बाप निकला, ये तो बोलने में मेरा बाप निकला, क्या तबीयत से बोल रहा है, क्या मस्त बोल रहा है, क्या क्या मजा आ रहा है। आइंस्टीन भी ताली बजाए बगैर रह ना पाए। 20 बार तो आइंस्टीन ने तालियां बजाई होगी। अरे मेरा बाप निकला ये, अरे मेरा बाप निकला, मेरा बाप निकला। लोगों ने जो वाहवाही की है, जो तालियां बजी है, और जब भाषण देकर बैठा वो ड्राइवर आइंस्टीन, तो पूरी सभा एक साथ खड़ी हुई और तबीयत से ताली बजाई। साहब ऐसा लेक्चर हमने जिंदगी में आपका नहीं सुना कि आज आपने तबीयत से बोला है। बैठे, भाषण पूरा हुआ, अचानक 8-10 हाथ खड़े हुए, सर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अब ड्राइवर की सिट्टी पिट्टी गुम हुई। यार ये भाषण तो याद है, अब क्वेश्चन का जवाब कहां से लाऊं? भाषण तो सारे याद है, पर अब ये क्वेश्चन का जवाब कहां से लाऊं? पर उसने अपने आप को झट से संभाला। अब मैं बता रहा हूं दिमाग में धार कैसे रखें। उसने अपने आप को झट से संभाला। बोलो, माइक पर आया। बोलिए।
उसने पूछा, आप बोलिए। उसने पूछा, आप बोलिए। उसने पूछा। 6 वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रश्न पूछे। ड्राइवर आइंस्टीन ने कहा, अरे यार, तुम लोगों का स्तर अभी भी ऊंचा नहीं उठ पाया। क्या 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 ऐसे सामान्य से प्रश्न लेकर आए हो? इन प्रश्नों का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ड्राइवर साहब ऊपर आओ तो। जिंदगी में हमेशा धार रखिए, आप आइंस्टीन है तब भी, और आइंस्टीन न बन पाए ड्राइवर है तब भी, अगर आपके दिमाग में धार है तो एकदम आइंस्टीन की तरह पूछे जाएंगे। केवल धार रखिए। क्या रखिए? क्या रखिए? क्या रखिए? बोल लो एक बार। क्या रखिए? ये लटकी लटकी हूं। लोग तो पता है महाराजों के, हमारे यहां ये नहीं होता। और यूं लटकी लटकी जिंदगी जीते हैं, लगता है जैसे चार्ज अपने आप को कर ही न पाए। पहली बात, दिमाग को चार्ज रखने के लिए, देखो भाई, 2 तरह के दिमाग होते हैं। एक होता है खाली दिमाग, एक होता है खुला दिमाग। फर्क समझिएगा। क्या क्या होता है? एक होता है खाली दिमाग और दूसरा होता है खुला दिमाग। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, पर याद रखना, खुला दिमाग भगवान का घर होता है। खुला दिमाग, बड़ा दिमाग, बड़ी सोच का जो बड़ा जादू होता है। आदमी का बड़ा दिमाग, बड़ी सक्रियता का दिमाग आदमी के लिए रामबाण दवा का काम करता है। पहला मंत्र, नंबर 1, चाहे आप हैं या आपके बच्चे, अगर आप अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय चार्ज रखना चाहते हैं तो पहला काम कीजिए, सुबह की सैर का आनंद लीजिए। मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए। अगर बच्चों को स्कूल भी जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चों को आधे घंटा पहले जगने की आदत रखिए। मेरे भाई याद रखना, सोने से कभी बच्चों का विकास नहीं होगा। बच्चों का जब भी विकास होगा तो जगने से होगा। दुनिया में वो आदमी कुछ नहीं पाता है जो अपनी जिंदगी को सोकर गुजारता है, पर वो आदमी जीवन में सब कुछ पा लेता है जो अपनी जिंदगी को जागकर गुजारता है। तो अपने बच्चों को पहला विवेक तो ये दीजिए कि सुबह जल्दी जगिए, रात को जल्दी सो जाइए। अगर आप समय पर सोते हैं और समय पर जगते हैं तो ईश्वर आपको हमेशा साथ देता है। सुबह उठकर अगर हम पढ़ाई करेंगे, अब मैं बता रहा हूं, सुबह उठकर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो रात भर दिमाग ने आराम पाया है, सुबह उठते ही सक्रिय हो जाएगा। पर अगर हम रात को, बच्चे आजकल पढ़ाई करते हैं ना, रात को 2-2 बजे तक, साल भर तो पढ़ाई करेंगे नहीं, फिर परीक्षा जब पास में आएगी रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करेंगे। अब 2-2 बजे तक पढ़ाई करने से दिमाग तनाव में आ जाता है। स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं तो दिमाग भारी बना रहता है। परीक्षा के समय बच्चों को कहो, बेटा 10 बजे सो जाओ ताकि सुबह जल्दी जग सको, और बहुत तबीयत से, खुले दिमाग से, फ्री माइंड, जैसे समझिए मैं वहां से प्रवचन देने आ रहा हूं और टेंशन लेके आ रहा हूं, आज कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कैसे लोग होंगे, कैसे बोलूंगा, नहीं बोल पाऊंगा। फ्री माइंड, जो भी होगा तबीयत से बोलूंगा ना, जो होगा उसका सामना करेंगे, जो होगा सो मस्ती से लिखेंगे। फ्री माइंड होकर जाएंगे तो आप इतने खुले दिमाग के मालिक रहेंगे कि आप हर चीज बड़ी आराम से समझ पाएंगे। तो अपने बच्चों को सीख देते रहिए कि बेटा समय पर सो जाओ, परीक्षा के दिनों में सुबह जल्दी जगकर पढ़ो, रात को 6 घंटे पढ़ना, और सुबह सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे पढ़ना, तो भी वो 2 घंटे की पढ़ाई भारी पड़ेगी। क्योंकि इंसान सोकर कुछ नहीं पाता, इंसान जब भी पाता है, अगर संडे भी हो ना, रविवार भी हो, तो बच्चों को सुलाए मत रखो, ठीक है आज तो संडे है, ठंडे रहने दो, संडे है, जल्दी जगाओ, घूमने ले जाओ, योगासन कराओ, प्राणायाम कराओ। एक बार क्या हुआ, 3 दोस्त थे, कहीं घूमने गए, ध्यान से सुनना, आनंद लीजिए। 3 दोस्त थे, कहीं घूमने गए और वहां पर बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव वापस आना संभव नहीं था, रास्ते में पानी भर गया। सोचा अब यहां क्या करें, क्या खाएंगे, तो तीनों ने निर्णय लिया, एक काम करते हैं, अपन खीर बना लेते हैं। देखो भाई, महिलाओं की तरह सब्जी रोटी बनानी तो नहीं आती, पर खीर बनानी तो सबको आती है। क्यों भाई, खीर बनानी आती है ना अपन, खीर तो मुझे भी बनानी आती है। तो खीर बनाएंगे, तो कहा क्या करें, खीर कहां से बनाएंगे, तो कहा एक काम कर, एक जना दूध खरीद के लाएगा, एक जना चावल खरीद के लाएगा और केसर इलायची खरीद के लाएगा, और एक जना शक्कर लाएगा। ठीक है, 4 किलो दूध आ गया। खीर में क्या क्या डालते हैं, शक्कर, चावल और इलायची, केसर, क्यों जी ये डालते हैं, मिर्ची का छौंका थोड़ी देते हैं। तो इतनी सी चीजें खीर में डालते हैं, और खीर की सामग्री आ गई, खीर बना ली, तीनों ने खा ली। 1 कटोरा खीर बच गई। क्या हुआ, 1 कटोरा खीर बच गई। अब बच गई तो एक ने कहा यार अब नहीं खाई जाती है, काम करते हैं, और रात को अपन यही है, सर्दी का मौसम है, बरसात का मौसम है, खीर खराब होगी नहीं, सुबह उठ के खीर खा लेंगे। कहा ठीक है, पर दूसरे ने कहा भैया खीर का प्याला 1 है, पीने वाले 3 है, अभी तय कर लो सुबह पिएगा कौन।
तीसरे ने कहा यार इसमें झगड़ने की क्या बात है, अपन तीनों सोते हैं, सुबह उठेंगे अपने अपने सपने सुनाएंगे, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा वो खीर का प्याला पिएगा। ठीक है, खिड़की में खीर का प्याला रख दिया, तीनों दोस्त सो गए। रात को 3 बजे एक दोस्त को भूख लगी थोड़ी सी, वो तो उठाया पूरा प्याला खाली करके वो भी सो गया। खिड़की में से प्याला उठाया और उठाकर पूरा खाली करके वो भी सो गया। तीनों सोए हुए थे, सुबह उठे, कहा भाई लो अपने अपने सपने सुनाओ, किसको सबसे अच्छा सपना आया। तो एक ने कहा सुनो भाई सुनो, रात को मुझे तो चक्रेश्वरी माता आई, मुझे पालितना तीर्थ लेकर गई और वहां पर मुझे पालितना तीर्थ की यात्रा कराई और मैंने वहां पर आदिनाथ भगवान की वंदना की, मैंने वहां पर रावण रूप की यात्रा की, मैंने वहां पर तलहटी की यात्रा की, मैंने वहां पर नवटुंग की यात्रा की। सबसे अच्छा सपना मेरा, क्योंकि मैंने पालितना की यात्रा की तो खीर का प्याला मैं पीऊंगा। तो उसने कहा ठहर, पहले हम दो के सपने सुन। तो उसने कहा बोल, कि मुझे रात को सपने में पार्वती जी आए, हिमालय लेकर गए, भगवान शंकर के दर्शन कराए, अष्टपद तीर्थ के दर्शन कराए, पूरा हिमालय घुमाया। तू तो केवल पालितना ही गया था, मैं तो अष्टपद तीर्थ गया, शंकर जी के दर्शन करके आया, पूरा हिमालय घूम के आया। खीर का प्याला मैं पीऊंगा। वो दोनों आपस में, वो क्या मैं पीऊंगा, वो क्या मैं पीऊंगा, वो क्या मैं पीऊंगा, वो क्या मैं पीऊंगा। तीसरे का चुप, पहले मेरा सपना तो सुनो, लड़ रहे हो फोगट में दोनों। क्या बोलो, कि भैया क्या बताऊं, मैं सोया था, रात को करीबन 3 बजे हनुमान जी आए, इतनी मोटी गदा थी, लाते ही 2 मेरे पीछे से टिकाए, उठ। मैं खड़ा हो गया, क्या उठ खीर का प्याला पी। मैं उठाकर पी गया। तो उन्होंने कहा मतलब तूने सपना देखा कि हकीकत? अरे नहीं नहीं सपना देखा। और उठा, आया आया और आके 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 पीछे से एक जमा के मारे कल। मैं खड़ा हो गया, कहा उठ और पी। मैं पी गया। कहा मतलब? तो एक दोस्त खड़ा हुआ, उसे लगा सपना है कि हकीकत, देखा तो खीर का प्याला खाली। उसने कहा बड़ा शैतान निकला रे, है पूरा खीर का प्याला। अरे मैं क्या करूं यार, हनुमान जी आए, मारी गदा की, मेरे तो टाए टाए विज हो रही थी, मैं तो चुपचाप पी गया। उन्होंने कहा स्वार्थी कहीं के, चल हनुमान जी आए और उन्होंने कहा खीर का प्याला पी ले और तूने पी लिया, तुझे ये याद नहीं आया कि तेरे 2 दोस्त यहां पर, उनको भी पिला दूं? अरे यारो मैंने कहा था हनुमान जी से मेरे 2 दोस्त और हैं, उनको भी पिला दूं। तो हनुमान जी ने कहा एक पालितना गया, एक हिमालय गया, तू चुपचाप पी ले, जिंदगी भर याद रखना। बच्चों को सिखाए रखो, जो सपने देखेंगे वो खीर के प्याले से वंचित रहेंगे, पर जो जग गए खीर का प्याला उनके नसीब में होगा। नंबर 3 मैंने कहा, जब भी पढ़ाई करें अपने बच्चों को इस बात की प्रेरणा दें कि हमेशा सीधी कमर बैठ के पढ़ें। ये आजकल हमारी जो आदत पड़ गई ना यूं 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 पढ़ने की, कमर अगर टेढ़ी रहेगी तो ज्ञान संपदा हमारी कमजोर होगी। मेरुदंड को हमेशा सीधा रखिए, हमेशा सीधा रख के पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सीधी कमर से पढ़ाई करेंगे तो आपकी ज्ञान शक्ति तेज रहेगी। नंबर 4, जब पढ़ें तो केवल पढ़ें, बस सूत्र ले लीजिए, जब पढ़ें तो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 4 घंटे तक उखड़े हुए मन की बजाय उधर सामने टीवी में क्रिकेट चल रहा है और आपने बच्चों को जबे से बैठाया, चल तेरी परीक्षा, बैठ बैठ इधर पढ़ाई कर। अब उधर छक्के चल रहे हैं, चौके चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अब बच्चे का मन कहां है? और वो 6 घंटा पढ़ भी रहा है। क्या मुझे बताइए, क्या वो किताब का ज्ञान हासिल कर पाएगा? तो खुद के लिए और बच्चों के लिए इस बात की प्रेरणा दीजिए कि जब भी पढ़ो तो केवल उखड़े हुए मन से 6 घंटे पढ़ने के बजाय एकाग्र मन से 2 घंटा पढ़ना कहीं ज्यादा बेहतर है। उखड़े हुए मन से 6 घंटे पढ़ने के बजाय एकाग्र मन से, तन्मयता से, शांति से, मिठास से 1 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना कहीं ज्यादा अच्छा है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पर जब पढ़ो तो केवल पढ़ने की जरूरत है। नंबर 5, एक बहुत अच्छा प्राणायाम मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। अपन 2 मिनट तक उसका प्रयोग करेंगे। अगर हम, जिन लोगों को लगता है वो बूढ़े हो गए हैं और कल ही एक महानुभाव आए, और प्रायकर सब लोगों को लगता है सब हमें चढ़ता नहीं है ज्ञान, मैं आपको सही कहता हूं, आप में से जितने लोग जैन हैं और जो प्रतिक्रमण याद करना चाहते हैं, जितने लोग हिंदू हैं जो गीता को याद करना चाहते हैं, जितने लोग और किसी धर्म के अपने शास्त्र को याद करना चाहते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल रोज 15 मिनट
अगर आप अपने धर्म की उस किताब को रोज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी ज्ञान शक्ति मजबूत हो जाएगी, याद हो जाएंगे। मैं आपको बहुत सम्मान के साथ अपनी माताजी महाराज का जिक्र करना चाहूँगा। हमें गौरव है कि हमारे माता पिता ने संन्यास लिया और वसीयत के रूप में हम दोनों बच्चों को भी संन्यास का पवित्र मार्ग दिया। और हमारी माँ ने 50 साल की उम्र पार करने के बाद दीक्षा ली। क्या ली? 50 साल की उम्र पार करने के बाद दीक्षा ली। पर उन्हें ज्ञान को प्राप्त करने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ गया, मैं बूढ़ापे में भी अपने आप को बूढ़ी नहीं होने दूंगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 50 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली भोली भाली सीधी सादी महिला, जिसको बराबर किताब पढ़ने नहीं आती थी, जो केवल 2 क्लास ही अपनी जिंदगी में पढ़ी हुई थी, पर देश के नामजद से शस्त्र विद्वान कि जिनके सामने बड़े बड़े देश के आचार्य भी बात करने में कतराया करते थे, वो आ जाए तो उनके प्रवचन देने की हिम्मत नहीं होती थी। देश के मशहूर विद्वान थे जिनका नाम था अगरचंद जी नाहटा। देश के नामजद विद्वान हुए, पूरे जैन धर्म के संपूर्ण शीर्षस्थ विद्वानों में नंबर 1 के रहे अगरचंद जी नाहटा, जो तीसरी क्लास फेल थे। कितने? तीसरी क्लास फेल थे और उन पर अब तक 50 लोगों ने पीएचडी कर ली है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 10,000 लेख लिखे। कितने? 10,000 लेख लिखे। हमारे आदरणीय नाना जी ने, जो तीसरी क्लास फेल थे, केवल एक चीज के बलबूते लगातार पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो। और हमारी माताजी महाराज ने 50 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद धर्म के इतने शास्त्र कंठस्थ किए, आज ललित प्रभ और चंद्र प्रभ दोनों भाइयों को मिलाकर इतने शास्त्र याद नहीं रहे होंगे जितने शास्त्र हमारी बूढ़ी मां ने याद कर लिए थे। हर शास्त्र, हर आगम उन्होंने याद करने की कोशिश की। मैं याद करूंगी, लगी रहती 5-5 घंटे तक किताब हाथ में पकड़े पढ़ती रहती। आदमी लग जाए ना तो बूढ़ापे में भी अपने दिमाग को सक्रिय कर सकता है, न लगे तो जवानी में उसका दिमाग डीट हो सकता है। हाँ, हम उस प्राणायाम का प्रयोग करें जो हमारे दिमाग को बढ़ाता है। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जैसे हम पेट में रोज अच्छी खुराक डालते हैं, ऐसे अपने दिमाग में भी अच्छी खुराक डाला करें। ध्यान रखिए, रोज हर अमीर, हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय, हर जॉब वाला, हर बिजनेस, हर साधु, हर साध्वी, केवल घर परिवार की व्यवस्थाओं में समाज के लोग उलझ जाते हैं, घर परिवार की व्यवस्थाओं में गृहस्थी, और महाराज लोग उलझ जाते हैं सामाजिक व्यवस्थाओं में, धर्म के कामों में, पत्रिकाओं में और प्रतिष्ठाओं में और उपधानों में और पदयात्रा संघों में, इन सब में उलझ जाते हैं। परिणाम ही निकल कर आता है, जिस उद्देश्य के लिए जिंदगी पाई थी वो हाथ से निकल जाती है। एक बार हम जोधपुर में थे, एक बड़े आचार्य आए, कोई दीक्षा का समारोह था। मैं उनके पास गया, हमें भी कार्यक्रम में बुलाया गया। तो मैंने रवाना होते होते कहा, बाप जी संबोधित हम पधारिए, 15 दिन साधना का आनंद ले लीजिए। अरे भाई ललित प्रभु जी, ये शांति की साधना की जिंदगी आपके भाग्य में है। अरे मुझे तो अभी यहाँ से सिरोही जाना है, सिरोही से फिर मुझे संघ लेकर जाना है, वहाँ से अहमदाबाद से वापस पालितना का संघ ले जाएंगे, पालितना से वापस गिरनार का संघ ले जाना है, फिर मुझे शंखेश्वर में एक प्रतिष्ठा करानी है, और उसके बाद मुझे सूरत जाना है। मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने कहा बाप जी मोक्ष में कब जाना है? ये तो छूट ही गया। मैंने कहा देखो भाई जिंदगी क्या हो गई, बॉम्बे जाना है, सूरत जाना है, कलकत्ता जाना है, चेन्नई जाना है, ये हम सब संतों को याद है, पर मोक्ष में जाना है ये दिमाग से निकल गया। और हम गृहस्थियों के साथ भी ऐसे ही होता जा रहा है। केवल खाना पीना, उठना बैठना, बातें गप्पे मारना इधर उधर की, मोबाइलों पर तेरी मेरी, व्हाट्सएप में पूरी जिंदगी हम पूरी कर देते हैं, और परिणाम निकल कर आता है पेट में रोज अच्छी खुराक के डालते हैं तो पेट तो बढ़ जाता है, पर दिमाग कमजोर रह जाता है, क्योंकि दिमाग में अच्छी खुराक नहीं डाल पाते। तो अपने जीवन में संकल्प लीजिए, और वो ये है कि रोज कम से कम 15 मिनट, जो यहां आया हर आदमी संकल्प ले, रोज कम से कम 15 मिनट अपने दिमाग में अच्छी खुराक डालूंगा और दुनिया की किसी अच्छी महान किताब को पढ़ूंगा, ताकि उस स्वाध्याय के सहारे अगर आप रोज 15 मिनट अच्छी किताब पढ़ेंगे तो कितने पेज पढ़े जाएंगे? कितने पेज भंवर जी? अगर रोज थे 15 मिनट अच्छी किताब पढ़ोला तो कितना पेज पढ़ी सी? 10 पेज पढ़ ले सो, और 10 नहीं तो 5 तो पढ़ो रही पड़ा है नहीं, 5 पेज पढ़िए रहा। 5 पेज अगर आप रोज पढ़ेंगे तो महीने में कितने होंगे? जोर से बोलो। 150 पेज महीने में पढ़ ले जाएंगे। महीने में 150 पेज पढ़े जाएंगे, साल में कितने होंगे? 1800। अगर साल में 1800 पेज पढ़ेंगे तो 5 साल में कितने होंगे? कितने होंगे? याद रखना, 9000। जो व्यक्ति रोज केवल 15 मिनट का स्वाध्याय करता है वो 5 साल में दूसरा चंद्रप्रभ बनने की योग्यता ले लेता है, क्योंकि वो 9000 पन्ने पढ़ लेगा। कितने पन्ने? 9000 पन्ने। जैसे हमने 5 साल में अब तक 5000 रोटियां खा ली, ज्यादा खा ली है ना?
9,000 से ज्यादा खाई होगी। 3 सुबह खाते हैं, 3 शाम को खाते हैं, दोपहर में आ जाए तो छोड़ते थोड़ी हैं। तो 9,000 से रोटियां ज्यादा हमने खा ली, पर अगर हमने 9,000 पन्नों का ज्ञान हासिल कर लिया तो तय मानकर चले हम दुनिया के ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख आदमी ज्ञानी बन जाएगा अगर 15 मिनट रोज अच्छी किताबों को पढ़ेगा। चलो पहले संकल्प लो। कौन कौन संकल्प लेता है? ये जो हम आप लोगों को किताबें उपलब्ध कराते हैं ना, मैं आपको बताऊं, हम एक बार दिल्ली के चांदनी चौक में थे। लाल किले के सामने लाल मंदिर है, हमारा वहां चातुर्मास था। चातुर्मास का प्रवेश था, तो हम यूं ही खड़े थे 2 दिन पहले ही, एक दिन रोड पर, और हमने देखा कि एक युवक इतनी मोटी मोटी किताबें फ्री में बांट रहा था। तो हमने उसको बुलाया, मैंने कहा ये किताब हमको भी दो। दुनिया का नियम भाई, मुफ्त में मिलेगा तो हर एक लेना चाहेगा, एक क्यों 4 लेना चाहेगा, मैं ही ले लूं। तो मैंने भी कहा एक किताब दे, उसने मुझे दी। मैंने कहा इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब, और फ्री में, जो सड़क पर आए सबको बांटे जा रहा है। मैंने पूछा भाई क्या हमारी एक संस्था है, वो रोज 10,000 किताबें यहां पर बंटवाती है। मैंने कहा क्यों? कि लोगों के घर में जाए। मैंने कहा लोग तो गजब के होते हैं, ले जाके कचरे में फेंक देंगे। महाराज जी ये तो वो भी जानते हैं कि कचरे में फेंक देंगे, रद्दी में बिक जाएंगे, पर हमारी संस्था का उद्देश्य उल्टा है। सोचा ये जाता है 10,000 किताबें बांटो, 5,000 रद्दी में जाती है, 5,000 घरों में जाती है, 5,000 घरों में जाती है, 2,000 पढ़ी जाती है, 2,000 पढ़ी जाती है, 1,000 किताबें जी जाती है। 1,000 किताबें आदमी को जीने की कोशिश करना है, और एक आदमी जीवन में उसको उतार लेता है। तो कहते हैं अगर 10,000 किताब बांटने से 1,000 आदमी का जीवन सुधरता है, तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? अगर 100 रुपये में एक आदमी की जिंदगी सुधर रही है, 200 रुपये में एक आदमी की जिंदगी सुधर रही है, तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा? तब से लेके आज तक हमने किताब को हमेशा मंदिर माना, और मंदिर का ये नियम होता है, मंदिर में लगाया जाता है, मंदिर में कभी कमाया नहीं जाता। हमने अपनी संस्था को निर्देश दे दिया था, किताब भगवान का मंदिर है, भूल चूक कर इससे कमाओ मत, इसमें हमेशा लगाने की कोशिश करो, ज्ञान में हमेशा लगाने की कोशिश करो, क्योंकि ज्ञान आदमी को ऊंचा उठाता है। याद रखना अमीर लोगों, एक आदमी रात को गरीब सोए तो सुबह अमीर हो सकता है, पर एक आदमी रात को अगर अज्ञानी सोए तो सुबह ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी होने के लिए पूरा जीवन आदमी को खपाना पड़ता है, क्योंकि धन उसकी रक्षा हमें करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी रक्षा करता है। धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, पर याद रखना ज्ञान हमारी रक्षा करता है, और जब वो हमारी रक्षा करता है तो उसे जीवन का हिस्सा बनाइए। हाँ, चलिए अपन अब आनंद लेते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम, और उसके बाद आज के सत्संग को पूरा करते हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम, पहले एक मंत्र लिख लीजिए अपने बच्चों को सिखाने के लिए। सरस्वती की आराधना का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासम कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा सब लोग बोल लो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐं महा सरस्वत्यै नमः। मम जिह्वाग्रे वासम कार्यं सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। 27 बार रोज इसका जाप कर लें, खुद भी अपने बच्चों को भी। ये ज्ञान की वो देवी का मंत्र है जो हमारी ज्ञान शक्ति को और मजबूत बढ़ा सकती है। फिर भी किसी को समझ में ना आए तो दिन में हमसे आके समझ लीजिएगा। अब मैं आपको 2 अच्छी दवाइयों का नाम बताता हूं, जिनका हम अपने बच्चों पर प्रयोग करें तो उनके लिए लाभकारी परिणाम हो सकता है। रोज के भोजन में तो हम बच्चों को मुलहटी का प्रयोग करवा सकते हैं, पर दवा के रूप में एक बहुत अच्छी दवा है। छोटे बच्चों को सर्दी के मौसम में 6 महीने तक उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बड़े हो गए तब भी कर सकते हैं, विशेषकर दिवाली से लेकर होली तक। होली के बाद न दें और दिवाली से पहले न लें। और दवाई का नाम है शंख पुष्पी। पत्तियां आती है, इसका पाउडर भी आता है। पूरे आयुर्वेद में मानसिक विकास के लिए सबसे श्रेष्ठतम दवा है, क्या नाम है बोल लो तो? शंख पुष्पी। हालांकि इसकी सिरप भी आती है, पर सिरप की बजाय अगर हम इसकी सूखी पत्तियां बाजार में मिलती है, पंसारी की दुकान में, आयुर्वेद की दुकान में, उन्हें घर पर ला सकते हैं। ब्राह्मी पत्ती और शंख पुष्पी, नाम नोट कर लो। ब्राह्मी पत्ती हमारे शरीर और हार्ट को मजबूत करती है, और शंख पुष्पी हमारे दिमाग को चार्ज करती है। हम अगर उम्र वाले हो गए तब भी इसे ले सकते हैं, और बच्चों के लिए तो रामबाण दवा का काम करती है। जो बड़े हो गए हैं अगर वो लें तो कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चों के लिए रामबाण दवा का काम है। शंख पुष्पी का पाउडर, ब्राह्मी पत्ती का पाउडर, दोनों का अपन ने चूर्ण बना लिया,
25 ग्राम ब्राह्मी पत्ती, 25 ग्राम शंख पुष्पी, दोनों को एक डब्बी में डाल लिया और थोड़ी सी मिश्री पीस के डालिए, क्योंकि थोड़ी सी कसेली होती है। शंख पुष्पी और ब्राह्मी पत्ती स्वाद में थोड़ी सी कसेली होती है, तो इनको पीस करके, बाजार में इसकी पत्ती आती है और पाउडर भी मिलता है, तो पाउडर ले आए और थोड़ी सी मिश्री पीस के डाल दो, हल्की सी इलायची डाल दो ताकि बच्चों को स्वाद लगेगा। और सुबह दूध के साथ, उस समय ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा गरिष्ठ पदार्थ खान पान में मत दीजिए, दूध के साथ उन्हें उसका सेवन कराइए। सर्दी के मौसम में दिमाग को चार्ज करने के लिए रामबाण दवा है। हाँ, आप जिस किसी उम्र के हैं, एक छोटा सा प्राणायाम को आप सीख लीजिए जो आपके दिमाग को हमेशा सक्रिय रखेगा। आप 11 दिन तक प्रयोग करके अनायास पाएंगे, बिल्कुल मैं हल्का हो रहा हूं, मानसिक रूप से अपने आप को चार्ज महसूस कर रहा हूं, बहुत हल्का 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 हो रहा हूं, दिमाग की कोशिकाएं मेरी ओपन हो रही है। कमर सीधी कर लीजिए, चश्मा अगर आंख पर हो तो गोद में रख लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, पहले देख लीजिए। मानसिक शक्ति के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है जिसे हम योग मुद्रा कहते हैं, और मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छी योग विधि है या ध्यान में बैठने की विधि है आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके। जिनको लगता है उनका मन ज्यादा उछटता है, जिनको लगता है उनका दिमाग उथल पुथल करता है, जिनको लगता है उनके दिमाग में माथा फोड़ियां चलती है, जिनके लगता है उनके दिमाग में सिरपच्चियां पलती रहती है, तनाव चिंताएं पलती रहती है, वे एक प्रयोग कर सकते हैं, और वह है 10 मिनट, अगर कर सके तो 15 मिनट अपने आज्ञा चक्र पर, ये जो दोनों बाहों के बीच आज्ञा चक्र का बीच का भाग है जहां पर हम तिलक करते हैं, इस आज्ञा चक्र पर लाकर अपनी अंतर्दृष्टि को हम केंद्रित कर सकते हैं और वहां पर लाकर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, प्रकाशमय स्थिति से गुजर सकते हैं। पर सीधी सादी अगर हम गुजरना चाहते हैं, आती जाती श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित किया, अपने आज्ञा चक्र पर अपनी अंतर्दृष्टि को केंद्रित किया, भीतर उतर गए और भीतर उतरते ही शांत 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 होते चले गए और परिणाम निकल कर आया। 15 मिनट बाद आप एहसास करेंगे हल्का 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 हो गया। तन बाथरूम में नहाकर हल्का होता है, मन ध्यान में नहाकर हल्का होता है। और अब अपन प्रयोग कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का, सीख लीजिए। नंबर 1, तीनों अंगुलियां हथेली की तरफ, अंगूठे से अंगुलियों को लॉक कीजिए, ये वाली अंगुली सीधी कान में लेकर जाएंगे। ज्यादा दबाव, पहले सीख लीजिए, ज्यादा दबाव नहीं देंगे, समझ गए ना, ज्यादा दबाव नहीं देंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा अपन कान में डालेंगे और होठ बंद रहेंगे, जीभ अचल रहेगी, और उसके बाद ओमकार की अनुगूंज नाभि से उठेगी, मस्तिष्क तक जाएगी। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है? भ्रामरी प्राणायाम। चलिए शुरू कीजिए। पलकें झुकाइए, चश्मा हो तो गोद में रख लीजिए, 3 अंगुलियां हथेली की तरफ, अंगूठे से लॉक कीजिए, अंगुली को कान में डालिए, गहरी श्वास, ज्यादा दबाव नहीं अंगुली में, और होठ बंद, जीभ अचल और ओमकार की अनुगूंज। अंतिम
इस भ्रामरी प्राणायाम को हम 9 बार, 11 बार, 15 बार और 21 बार तक कर सकते हैं। इसको करने से हमारे दिमाग की जो सोई हुई कोशिकाएं हैं, आपने अभी अभी एहसास किया होगा, अगर आपने मनोयोग से किया है तो दिमाग की कोशिकाओं में एक हलचल शुरू हुई, और इससे अगर हम 9 बार, 11 बार, 15 बार या अधिकतम 21 बार करते हैं तो हमारी दिमाग की सोई हुई कोशिकाएं जागृत हो सकती हैं।